नमस्कार। प्रोग्राम जम्मू आजकल में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी है, 35 से हटा है, जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को लाभ हुआ तो हुआ, लेकिन आए दिन जम्मू के अंदर एक न एक नई समस्या पैदा हो रही है। कभी यहाँ पे वाइन शॉप्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, बाहर वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, बनकेट हाल है उनको प्रॉब्लम आ रही है, छोटा व्यापारी सफर हो रहा है। जब से ये बात सामने आई है तब से जम्मू में एक अनरेस्ट चल रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये है कि जम्मू के अंदर रिलायंस जियो के 100 से ज्यादा आउटलेट जो है स्टोर खुलने जा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि आम व्यापारी सफर होगा, आम दुकानदार को नुकसान होगा, जम्मू के लोगों को नुकसान होगा। इसको लेकर वेयरहाउस फेडरेशन ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार को जम्मू बंद की कॉल दी गई है। आज हमारे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जम्मू के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो क्या है। अरुण जी, आपका सबसे पहले तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, जैसा आप लोगों ने ही बहुत मेहनत की, जम्मू के लोगों ने बहुत कहा 370 में बचपन से हम देखते आए हैं, दीवारों पे हम लिखते थे 370 तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। जब खत्म हो गई तो हमने सोचा कि नई सांस आई है, एक नया युग शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हर दिन एक नई समस्या पैदा हो रही है। और हाल में जो जिसके लिए आपने हड़ताल की भी कॉल दी हुई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्या, या जम्मू को उपभोक्ता को फायदा होने वाला है? देखिए, ये एक डिबेट वाली चीज़ है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इससे भागती है। दफ़ा 370 35A हटना, उसको हम इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ सकते। जब भी कोई गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो आज की LG गवर्नमेंट है वो फैसला करने से पहले कभी नहीं सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। इसका अल्टीमेटली जो लोगों को नुकसान होने वाला है, किन लोगों को नुकसान होने वाला है, कितनी फैमिलीज जो हैं इसमें डिस्टर्ब होने वाली हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, इसकी चिंता जो है वो आज की डेट में नहीं है। यहाँ तक रिलायंस के यहाँ पर अभी आउटलेट खुलने की बात आई। देखिए, जब यहाँ पर वॉलमार्ट खुला था तो उस समय पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जब बिग बाज़ार खुला तब भी पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जब विशाल मेगा मार्ट या इजी डे खुले तब भी थी। लेकिन उसमें हमारी तरफ से इतना विरोध जो है उस समय, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कहीं ये हमारे बिजनेस ही ख़त्म ना कर दें। आज पोजीशन जो है वो सब लोगों के सामने है। इस वॉलमार्ट की वजह से जो V2B इसको ये लाइसेंस था, उसने अपना सारा ट्रेड जो है, अगर इसका डे 1 से हम ट्रेड देखें तो इन्होंने B2C दे दिया माल, इन्होंने B2B बिजनेस नहीं रखा। और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई चेकिंग नहीं, 0% चेकिंग। वहाँ क्या हो रहा है, क्या वो लोग कर रहे हैं, किसी ने इस चीज़ की चिंता नहीं की। जबकि छोटी छोटी दुकानों पे हर दिन कोई ना कोई टीम वहाँ पर निकली होती है कि हाँ जी यहाँ पर ये गलत है, वहाँ पर वो गलत है। चलिए, ये हो गया एक प्रश्न। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 7 महीने से लगातार हमें कोई ना कोई इशू, और वो इशू ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू के ट्रेड को कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है, वही इशू जो है वहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं समझता कि सबसे पहले इन्होंने वाइन ट्रेड को इसलिए डिस्टर्ब किया कि वाइन ट्रेड जो है इसको, क्योंकि ये एक बड़ी देर से लोग काम कर रहे हैं, बड़ी देर से हर कोई काम करता है। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो भी बड़ी देर से काम कर रहे होते हैं, जो पॉलिटिक्स में होते हैं वो भी बड़ी देर रहते हैं, और जो सर्विस क्लास में होते हैं उनका भी पीरियड कोई 30 साल से लेकर के 40 साल तक का पीरियड होता है अपने रिटायरमेंट का। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर वो इलीगल कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे जनरल पब्लिक को नुकसान है, उसमें इंटरफेयर करना गवर्नमेंट का काम जी। लेकिन हमारे वाइन ट्रेडर्स जो हैं 223 आउटलेट जो हैं वो इसलिए छीन लिए कि हमें इनको ख़त्म करना है। जैसे एक मन बन गया कि इनको ख़त्म करना है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। आज देखिए, बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को हायर करके यहाँ पर उन्होंने लाइसेंस ले लिए। गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है, नज़र सब है,
सब पता है उनको, लेकिन क्योंकि अब उनकी सब इच्छा से या किसकी वजह से हुआ हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 223 फैमिलीज़ के साथ 10,000 फैमिलीज जुड़ी हुई थी जो डिस्टर्ब हो गई, वो ख़त्म हो गई। फिर मैं आया दूसरा, अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ था, कोविड का पीरियड निकला, तो कोविड के पीरियड में भी कई बार ऐसे इंस्टेंस आए, जैसे जम्मू को डिस्टर्ब करने की एक बात थी, कभी म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो टीमें भेज रही है, कहीं किसी चीज़ को डिसमेंटल। अरे कोविड का पीरियड है, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रात को कोई भूखा ना सोए, और आप लोग जो हैं, जो छोटे लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको डिस्टर्ब करने में लग गए। जितने डिपार्टमेंट हैं, आप देखिए, जब मैं सेल टैक्स की बात करूं, हैरानगी होती है। कोविड के टाइम में भी इनकी टीमें जो हैं वो मार्केट में खड़ी हैं, इनको शर्म नहीं है। ये जम्मू के लोग हैं, इनको इतनी तकलीफ नहीं होती कि उन लोगों को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं जो लोग 2 साल से लगातार सफर कर रहे हैं। किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, किस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज को मतलब खाना दे रहे हैं, इनको इस बात की कोई चिंता नहीं। इनको चिंता है तो हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। अरे क्या रेवेन्यू इकट्ठा कर लोगे यार, अगर 5-10 करोड़ रुपया कर भी लोगे फिर क्या हुआ। 80 करोड़ जनता को जब प्रधानमंत्री जो है ऐसे टाइम में राशन दे रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आ रही कि आप इस तरह के मतलब अपने एक्टिविटीज कर रहे हो। चलो वो भी चल रही, उसके बाद आ गई, चलो पहले सैंड माइनिंग हुई खत्म, फिर वाइन खत्म हो गई, अब बार वालों का पंगा डाल दिया जी। ऑल ओवर कंट्री बार जो है उसको 1 टाइम लाइसेंस है। मैं विस्की पीता हूं कि नहीं पीता हूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं, मेरा कोई आउटलेट नहीं है, ना मेरा वाइन का कोई आउटलेट था, ना मेरा बियर एंड बार का कोई आउटलेट है। लेकिन चिंता है हमारे लोगों का ट्रेड जो है वो जा रहा है, और सिर्फ क्योंकि बार एंड रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ जम्मू को बिलोंग करते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न को बिलोंग करते हैं, उनको डिस्टर्ब करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। चलिए ये भी चल रहा है। बैंक्वेट हॉल के लिए मैंने कितनी बार रिप्रेजेंटेशन दी कि आप उनकी कैपिंग ख़त्म करिए। 25 लोगों की कैपिंग आपने रखी हुई है। 25 लोग तो सिर्फ लेबर वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक फैमिली में, मेरी एक फैमिली है, मैं कहता हूँ कि जब मेरी फैमिली में मेरा फंक्शन हो तो मेरे भाई बहनें सब मिला करके 70-80 लोग आम से बन जाते हैं आराम से, और जो दूसरी फैमिली है उसके भी लोग बन जाते हैं। तो सोच ये होनी चाहिए, हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, ऑफिशियल फंक्शन होते हैं, और उसमें ये जरूरी भी होते हैं फंक्शन। हमने किसी को फैसिलिटेट करना है, किसी के प्रोग्राम के लिए हमने फंक्शन रखना है, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें पब्लिक को शो करना है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप 300 से 400 लोग जो हैं हॉल में बिठा करके रखते हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने बैंक्वेट हॉल वालों को, जो एक 40 कनाल में है, कोई 25 कनाल में है, कोई 20 कनाल में है, उसको आप 25 की कैपिंग करके रख लोगे। अभी कल जो है ऑर्डर निकला है एक 50 लोगों को उन्होंने बढ़ा दिया। बहुत इन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है कि 25 से डबल कर दिया सीधे। जी जी। किसी को ये थोड़ा पता है कि कितने परसेंट हुए, लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि डबल हो गए। सोच जो है वो इतनी, मैं इस सोच के बारे में सोच करके ही परेशान हो जाता हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है। अगर आप डिबेट करें, आप टेबल पे बैठे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की रोज लड़ाई है, रोज फायरिंग उधर से इधर से उधर चल रही है, फिर भी वो टेबल पे बैठते हैं। कभी ना कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में वो टेबल पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। ये वाले कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कहते हैं कि आप ये कर रहे हो, फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते। इनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलने में बहुत दिक्कत है। अभी तक आपके साथ कोई सरकार ने वार्ता करनी चाहिए जब से आपने ये ऐलान किया है स्ट्राइक का? कोई ऐसा नहीं। और मुझे इसका शौक भी नहीं है कोई मेरे साथ बात ना करे। मैं अपने इशू को लेकर के चल रहा हूँ। मेरे सामने इशू बिल्कुल साफ है। दरबार मूव को लेकर के मैंने क्लियर किया। आप क्लियर करिए, मुझे बताइए कि आपकी मंशा क्या है। आपने अखबारों में दिया कि हमने 200 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट का बचा लिया, मान लिया। अगर वो 200 करोड़ रुपया आता भी तो उसमें 36 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट को फिर से चले जाना था। 18% टैक्स है। चलिए वो भी बात छोड़िए। और 200 करोड़ रुपये बचाने के लिए लोगों का जहाँ श्रीनगर से यहाँ आना और यहाँ से श्रीनगर जाना आप बंद कर दोगे? यहाँ से लोग जाते हैं, उनके परिवार जाते हैं, वहाँ रेंटेड
प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं कोई खर्चा करते हैं, होटल में जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, शिकारे में सैर करते हैं, शिकारे वालों को भी इनकम मिलती है। उसी तरह यहाँ भी है, इसी तरह है। वहाँ से यहाँ आती हैं, उनकी फैमिली यहाँ आती हैं, रेंटेड हाउस में रहती हैं। कुछ लोगों ने अपने जगह यहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी बना ली है, वो ये अपने घरों में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट में सैर करते हैं, किसी दुकान पे जा कर के शॉपिंग करते हैं, किसी होटल में बैठ कर के खाना, और उसका जो टैक्स है वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। 200 करोड़ की जगह अगर मैं यही समझ रहा हूँ 1000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। सोच ये है कि हमने 200 करोड़ रुपया बचाया। अरे जी, जैसा कि आपने सारी बातें गिन के बताई, कहाँ कहाँ से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वाइन शॉप से लेकर बाकी ट्रेडर्स के लेकर। लेकिन इससे पहले चैम्बर खामोश थी, खुल के सामने नहीं आई। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। अब जबकि आउटलेट खुलने जा रहे हैं, इसका असर वेयरहाउस पे, चैम्बर पे शायद कम पड़े, इंडस्ट्री पे कम पड़ेगा, वेयरहाउस पे ज्यादा पड़ेगा। इस कारण सभी इकट्ठे हो रहे हैं, ये कहना है आम लोगों का। देखो, मैं आप 2 चीजें बड़ी क्लियर करता हूँ। जब से मैंने चार्ज लिया है, मैं प्रेसिडेंट बना 17 जनवरी 2021 में, और हमने चार्ज लिया 21 जनवरी 2021 में। सबसे पहले हमारे सामने एक इशू आ गया, वो था प्रॉपर्टी टैक्स का। जी, हमने उसको फेस किया। बिल्कुल। हमने जो भी किया, जिस तरह से भी किया, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको वापस करवाया। उसके बाद हमारे पास आ गया वाइन ट्रेड का इशू। हमने वाइन ट्रेडर के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। मैं दिल्ली तक गया, यहाँ हर एक को मिला, हर एक से बात की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस था, जब उन लोगों को लाइसेंस जो है उनके नहीं बच पाए, और वो लोग भी जानते हैं कि मैं कितना रोया और वो कितना रोए। हमें चिंता थी उनकी, लेकिन कई जगह हालात जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, कई जगह हालात ऐसे बन जाते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ। आपने कहा वेयर हाउस की बात, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आउटलेट खुलते हैं, हमारे लोग जो है ना बड़े इनोसेंट हैं। इन लोगों को इतना नहीं पता होता कि ये आउटलेट जो खुल रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं खुल रहे हैं, लोगों को सस्ता माल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बेवकूफ़ बनते हैं, लोगों को, इनोसेंट लोगों को किस तरह से हमने बेवकूफ़ बनाना है, इसी की तो वो कमाई करते हैं। यहाँ पर बिग बाज़ार में आप चले जाइए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उसकी 90% जो आइटम्स हैं वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सही बात। ये बिग बाज़ार कहाँ से हुआ? बिग बाज़ार तो तब है कि इसने ब्रांडेड आइटम्स रखी हैं और वो सस्ते में बेच रहा है। इसने कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो क्वालिटी वाइज जो स्टैंडर्ड की हैं और वो बिग बाज़ार में बिक रही हैं और लोगों को सस्ते में बेच रहा है। लोगों को अभी इस चीज़ की समझ नहीं है। देखिए, हमारे दुकानदार जो है ना, छोटा छोटा दुकानदार, वो कभी भी ऐसे हालात नहीं पैदा कर सकता कि वो एक टीवी में ऐड देगा, एक पेपर में ऐड देगा, आप मेरे पास आइए मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे पास आइए मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ही कुछ साथियों ने निकाला हुआ है कि भाई हमारे पास आइए, हमारे आउटलेट पे आइए, हम आपको खाने में 20% डिस्काउंट देंगे, हम अपने जो बाकी प्रोडक्ट हैं उस पर 10% डिस्काउंट देंगे। वो काउंटर हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं। हमारा जो छोटा दुकानदार है वो पैसा नहीं खर्च कर सकता। ये जो बड़े हाउसेस हैं, ये कारपोरेट हाउस हैं, सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात ये है, जितने एक्ट बनते हैं गवर्नमेंट के, सब इन कारपोरेट हाउसों को देख करके बनते हैं। छोटे दुकानदार को देख करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी की चिंता करते हैं। आज मैं कहता हूं कि चलो जी आगे विशाल अपने इसके रिलायंस के आगे सेंटर जी 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 जी। अभी तक जो रिपोर्टिंग है उसमें 37 को जम्मू में अलो किया है और 3 को किया था कश्मीर में। 2 ने पहले रिफ्यूजल दे दिया और तीसरे ने अभी रिफ्यूजल दे दिया कि मैं नहीं खोल सकता, आपने जहां लेके जाना है ले लो। दुकान बनाती हुई आधी दुकान बन गई है, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपनी दुकान जो है वो आपको नहीं दे सकता। वो क्यों?
क्योंकि वहां का जो बिजनेसमैन है उसको पता है कि ये काउंटर खुलेंगे तो यहाँ का जो छोटा व्यापारी है जो इतने पैसे कमाता है कि भाई अपने परिवार की किस तरह से रोजी रोटी मैं बना सकूं, किस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, उसकी चिंता होती है। कारपोरेट हाउस वालों को क्या फर्क पड़ता है। जियो आया यहाँ पर, मुझे कोई कह रहा था कि आप जियो क्यों नहीं क्लोज करवाते। देखिए ये जो एरियाज हैं, जियो आया तो उसने सब कुछ फ्री कर दिया, सारे को उन्होंने जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन है। यहाँ कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं है, छोटे छोटे दुकानदारों के साथ है। और वो दुकानदारों के साथ है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को पालने की बात करते हैं, अपने परिवार में बच्चे पढ़ जाएं किसी तरह से उसकी चिंता करते हैं। आप लोग चिंता करते हो कि किस तरह से हमारी जीरो और बढ़ जाए, एक की जगह 2 और जीरो लग जाए। जी जी जी, ये यही चिंता करते हैं ना। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि मैं मान लेता हूं कि आपने 37 को परमिशन दी है और आपके यहां पर 2000 एम्प्लॉय लग गए, मान लिया मैंने जी, ठीक है। जो 20,000 लोग जो है जिनकी फैमिलीज के जोड़े और उसके साथ उनके जो एम्प्लॉइज हैं, 1 है 2 है 4 हैं, उनको जोड़ें, लाखों में बात जाती है। वो लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके परिवार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसकी चिंता किसने करनी है? वो गवर्नमेंट का काम होता है चिंता करना कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे डिसीजन की वजह से जनरल पब्लिक परेशान हो जाएगी। आज की जो सरकार है वो सोई हुई है, आंखें मूंद करके हर चीज वो करना चाहती है। जो वहां पर एसी रूम में बैठ करके जो डिसीजन कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। जी जी, टेबल पे बैठ करके डिस्कशन करिए। अगर कोई इस तरह की कोई पोजीशन बने कि आप हमें बताएं कि हाँ हमारे ठीक है जी, हमारा ये मकसद है, तो इसमें इसका बेनिफिट है, टेबल टॉक है ना। अगर हम कोई ऐसी चीज है, ठीक है, हम भी आपके साथ बैठेंगे। और अगर नहीं है तो अपने डिसीजन को चेंज करिए। हालात जो हैं वो इस तरह के बन चुके हैं कि मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहूंगा जरूर आपको कि जिस तरह की कोऑपरेशन हमें इस दौरान में, कोविड के पीरियड में भी और अदरवाइज भी, डिपकाम साहब को मैंने एक बार कहा कि मैंने कहा ये लाइसेंस खत्म कर रहे हैं, जो लोगों के बिजनेस खत्म कर रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग कॉल की। डीसी साहब को कहा कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, इमीडिएटली हमारे वो डिसीजन हुए और ऑर्डर हुए। लेकिन भाई जो बैठे हुए हैं ऊपर, जिन्होंने ऑर्डर जो है, जो कुछ ऑर्डर जो है वो ऊपर से ही आ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी। लेकिन इसमें से एक बात है जो जनता के सामने आती है, वो है कि आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, आप मेडिसिन की दुकानों पे चले जाइए, वहां पे लगे और 5%, 10%, 15%, 20% डिस्काउंट लीजिए। अरे जब आप डिस्काउंट दे रहे हो, क्यों नहीं उस कास्ट को आप अपने प्रॉफिट को ठीक करके कस्टमर को देते? डिस्काउंट नाम पे क्यों ट्रैक्शन दे रहे हो? ये डिपार्टमेंटल काम है। ये नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि एक यही बात सामने आ रही है कि जो हमारे व्यापारी हैं उनकी कमाई इतनी है कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो कमा रहे हैं। तो अगर कोई स्टोर खुलता है तो उसमें से अगर हमें जेन्युइन रेट्स में मिलता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं आपको आदर्श जी एक बात बताता हूँ। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, जी जी, उस समय यहाँ का फूड एंड सप्लाई जो है डिपार्टमेंट होता था और जितना भी कंट्रोल था सारा उन्हीं के पास होता था। चाहे किसी की सैंपलिंग करनी है, फूड सप्लाई वाले करते थे, रेट फिक्स करने हैं तो फूड सप्लाई वाले करते थे। होता क्या था कि उन्होंने एक फिक्स किया हुआ था कि ये 3% जो है होलसेलर ले सकता है और 8% रिटेलर ले सकता है। उससे ज्यादा किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस प्रिंट रेट को बढ़ा सके। आज हालात चेंज है। यहाँ पहले ही कंपनियां 300-300, 400-400% जो है जी, वो एक्स्ट्रा वहाँ पर प्रिंट रेट बना देती हैं। और जब तक कंज्यूमर के पास पहुँचता है तो उसमें बेनिफिट अल्टीमेटली किसको होगा? कंज्यूमर को होगा या इन कंपनीज को हुआ जिन्होंने 200% बढ़ा करके अपना 150% निकाल लिया, क्योंकि उनकी सेल ज्यादा होगी, बाइंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है। हमारे वाले ने अगर वो कर भी लेगा, अगर वो 50, मैं कहता हूं कि चलो जी एक ने 100% भी कमा लिया, एक दिन में एक वो बेच लिया अगर कोई सेट, तो कितनी कमाई कर ली? कमाई तो वो लोग करते हैं जो 150% कमाई करके और लाखों अपने जो चीजें हैं उनको बेचते हैं। ये डिबेटेबल
चीजें हैं सारी। मैं यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, ये कंपनीज जो हैं जब आपके सामने आती हैं तो इनके चेहरे कुछ और होते हैं, लेकिन उसके बाद इनके चेहरे जो हैं चेंज हो जाते हैं। अपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रॉफिट होता है किसी को नहीं पता। आप कोई ब्रांडेड चीज लेने जाएंगे तो ये होगी हमारा, ये तो 5% है या 10% है, बड़ी है तो 15% है। तो जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 100% है या 150% है, किसको पता है? सही बात। ये कंपनियां इस तरह से लूटती हैं, और ये मैं बता दूं कंज्यूमर इसमें बेनिफिट में नहीं रहता जी। कंज्यूमर हमेशा लॉस में रहता है। मैं कह रहा हूँ ये डिबेटेबल चीजें हैं। मेरे साथ कोई बैठे, मैं इसको डिबेट करके बताऊंगा। मैं बिग बाजार में भी गया हूँ, मैंने वहां पर भी देखा है जब आपको 2000 की शॉपिंग के लिए बोला जाता है और 2 किलो खंड शुगर जो है वो फ्री दी जाती है। मैंने सब कुछ देखा है। इन लोगों को बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो कंज्यूमर कह लीजिए, जो हमारा मतलब जो लोग हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे नज़र है कि अच्छा जी इन्होंने पेंडलिंग कर दी है, बड़ा सुंदर घर बना दिया है, उसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं। पता तो होना चाहिए कि यार ये जो लगाया है इन्होंने, ये तो इतनी सस्ती चीज लगाई है, पाउडर ही लगाया है ना, पाउडर हटते ही उसका चेहरा क्या है ये तो समझ में आनी चाहिए। कुछ आइटम्स हैं, मैं कहता हूं अगर उन टोटो अगर आप कहें 1000 आइटम हैं तो उसमें हो सकता है 10, 20, 50 ऐसी आइटम हों जो हमारा रिटेलर भी जो है उनसे ज्यादा चार्ज करता हो सकता है कुछ आइटम्स, लेकिन सारी तो नहीं ना होती। सही कहा आपने, लेकिन एक चीज तो है, जैसे आपने कहा 37 की आउटलेट की इजाजत मिल चुकी है, और जैसा कि आप संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन कल को ये आउटलेट खुलते हैं तो क्या आप उनको कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं? कंपटीशन नहीं, इनको बंद करवाना है। ये बंद करवाना है। इसके लिए हम एक माहौल तैयार करेंगे और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे, अल्टीमेटली दे हैव टू गो। पंजाब से निकले हैं, पहले दिल्ली में बनाने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि एक तो चीज जो है इसको ना गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फिक्स करना चाहिए। भाई इतनी पॉपुलेशन है, उसमें एक आउटलेट खुल सकता है। जो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये थोड़ा है कि आप एक 15 लाख की पॉपुलेशन जहां पर है उसमें आप कहो जी मैं 20 आउटलेट खोल दूंगा, मतलब ये है कि 20 आउटलेट ही सारा का सारा बिजनेस ले जाएंगे। इनको कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स करना पड़ेगा कि ये 15 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पर, हम इसमें 1 या 2 आउटलेट देते हैं ताकि बाकी जो है व्यापारी। अब एक मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, एक मोहल्ले का जो करियाना का बंदा है उसके पास मनियारी भी होगी, करियाना भी होगा, छोटी छोटी और दुकानें भी इसी तरह होंगी। जो पहचान वाले हैं उनके पास जाते हैं, जो सर्विस क्लास के हैं जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है वो उनके पास जाते हैं, यार ये मुझे दे दो और अपने पास लिख लेना, मैं महीने के बाद दे देता हूँ। तो वो जो है वो सिर्फ इसीलिए रह गए कि हाँ जी उनको उधार देना है तो इसलिए, और कैश वाले जाएंगे वहां से लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा काम जो है लोगों का सर्वाइवल है, हमारा काम लोगों को उजाड़ना कभी नहीं हो सकता। अरुण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन के अच्छे से पैनल को बुलाकर जिनमें जो डिबेट के साथ हमारे साथ जुड़े और आपके साथ जुड़े, आपको आमंत्रित करेंगे, इस पर डिबेट डेफिनेट रखेंगे। इस वक्त चूँकि आपका भी समय बहुत कीमती है, मैं यही कहूँगा कि आप जिस संघर्ष को लेकर चल रहे हैं, जम्मू को संघर्ष के लेकर चल रहे हैं, वो कामयाब हो और आपकी स्ट्राइक कामयाब हो। सिर्फ दुकानदारों तक ये सीमित न रहे बल्कि आम लोग आपके साथ जुड़े, जिससे आप हमेशा बम बम बोले के साथ जोड़ते हैं। एक बार वो ही नक्शा अगर बन सकता है जम्मू के अंदर तो जरूर बनाएंगे। इस आउटलेट से ज्यादा एक बार जम्मू की एकता फिर सामने आएगी, ये सबसे जरूरी है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।